मैं शहर में अकेला तन्हा रात गुजार रहा था। एक रात मेरे घर में एक लड़की दूध का पैकेट चोरी करने के लिए आई। पकड़े जाने पर वह कहने लगी कि आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। उस लड़की की खूबसूरती देखकर मैं उस पर फिदा हो चुका था। मैंने उससे कहा कि मेरा आज दूध पीने का मन कर रहा है। वह मेरे जज्बातों को अच्छी तरह समझ गई थी। फिर वह मेरा हाथ पकड़कर बिस्तर पर ले गई और वहाँ फिर मुझे ऑफिस की तरफ से शहर में रहने के लिए फ्लैट मिला हुआ था। इस वजह से मैं गांव छोड़कर शहर में शिफ्ट हो गया। रात को अक्सर ऑफिस से कुछ लोग मुझे दारू पिलाने के लिए एक बार में लेकर गए। वहाँ मेरे दोस्त लोग अक्सर मुझे लड़कियों के बारे में बातें करते थे। कहते थे कि रात को पीने के बाद अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं और फिर अपने दिन भर की थकान भी दूर कर देते हैं, जिसे सुनकर मेरे अंदर के जज्बात भी उठने लगे थे। मेरी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं थी, लेकिन दोस्त लोगों की ये सारी बातें सुनकर मेरा भी मन होता कि कोई मेरी भी गर्लफ्रेंड बने और मैं भी अपने अरमानों को पूरा करूं। ऐसे ही मेरी जिंदगी गुजर रही थी कि तभी अचानक एक रात मैं दारू के नशे में घर आया और मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गया और नशे में टल होकर मैं बिस्तर पर जाकर गिर गया। लेकिन फिर मुझे रात के करीब 3 बजे किचन में से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आने लगी। मैं उठकर खड़ा हुआ और जाकर किचन में देखने के लिए गया। किचन में मैंने देखा कि एक चोर मेरे घर पर चोरी कर रहा है। उसने अपना मुंह पूरा अच्छे से ढका हुआ है। चोर को देखकर मेरा भी सारा नशा उतर चुका था। अब मैं उस चोर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो उसके मुंह पर कपड़ा मेरे हाथ में आ गया और जब मैंने उसे देखा तो देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि एक लड़की थी जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसे देखकर मेरा मन काबू में न था। जब उसे पकड़ा तो वह मुझसे कहने लगी कि आप मुझे जो सजा देंगे वह मंजूर होगी, लेकिन आप मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। उसे देखकर मेरी भी नीयत अब बिगड़ने लगी। मैंने कहा कि तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तो वह मेरी बातों का मतलब अच्छे से समझ गई थी। फिर शरारत भरी स्माइल से वह कहने लगी कि हाँ हाँ मुझे मंजूर है। यह सुनते ही मैंने उसका हाथ तुरंत पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गया। और फिर रात भर यह कहानी उन दिनों की है जब मैं गांव में रहता था। मेरी उम्र उस वक्त 28 साल की थी। मेरे घर में मेरे माँ बाप और मेरी 2 बहनें भी रहती थी। उन दिनों मैंने कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की थी और पढ़ाई कंप्लीट करते ही मुझे बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। नौकरी के लिए मुझे गांव से शहर जाना पड़ा। शहर आकर मुझे कंपनी की तरफ से एक नया फ्लैट भी मिला था। उन दिनों मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि गांव में रहकर अक्सर हमने बहुत ज़्यादा गरीबी की ज़िंदगी देखी थी। मेरे माता पिता अक्सर मुझसे यही कहा करते थे कि वरुण, तुम अगर ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे तभी हमारे हालात भी अच्छे हो जाएंगे और हम तुम्हारी छोटी बहनों की शादी भी कर सकते हैं। हमारे घर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत ही मुश्किल से आगे की पढ़ाई करवाई थी। मैं हमेशा ज़्यादातर अपनी पढ़ाई की तरफ ही ध्यान देता था। अक्सर कॉलेज में लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ घूमते फिरते थे, लेकिन मेरे दोस्त हमेशा मुझसे यही कहा करते थे कि तुम इतना पढ़कर कहाँ जाओगे और इन दिनों को एंजॉय करो और तुम भी कॉलेज में किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो ताकि तुम भी हमारी तरह मज़े ले सको। लेकिन मैं उन सब की बातों को इग्नोर कर देता था, क्योंकि मुझे अपने परिवार की बहुत ही ज़्यादा चिंता सताती थी। मैं यही सोचता था कि ज़िंदगी के मज़े तो बाद में ले लूँगा, पहले मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है और फिर एक नौकरी हासिल करनी है। इस वजह से मैंने कभी भी लड़कियों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कॉलेज में एक लड़की थी जो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मैंने कभी भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अक्सर वह बहाने से मेरे पास आती और मैं हमेशा उसे दूरी बनाकर रखता, क्योंकि मुझे अपना ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पर देना था। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मैंने तुरंत नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मुझे तुरंत ही एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई। माँ बाप का आशीर्वाद लेकर मैं शहर की तरफ रवाना हो गया। कंपनी में मेरे बहुत ही अच्छे अच्छे नए नए दोस्त भी बने थे। कॉलेज की तरह मैं कंपनी में भी अपना सारा ध्यान काम की तरफ लगाता था।
जिसे देखकर मेरे दोस्त अक्सर मुझसे कहा करते थे कि पूरी जिंदगी तुम काम ही करते रहोगे या फिर हम लोगों के साथ कहीं घूमने फिरने भी चलोगे। मेरे दोस्त लोगों ने 2-3 गर्लफ्रेंड भी बनाई हुई थी, लेकिन मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी और इसी वजह से वे मुझे बार बार कहते थे कि तू एक बार अपनी गर्लफ्रेंड तो बना ले, देखना तुझे कितना अच्छा लगेगा। लेकिन मैं हमेशा इन सबसे पीछे हट जाता था। फिर एक दिन मेरे दोस्त मुझे जिद करके ऑफिस से छुट्टी लेकर एक बार में खाने पीने के लिए लेकर गए। वहां जाकर मुझे दोस्तों ने जी भरकर दारू पिलाई और मुझे यही जिंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। रात को अक्सर मुझे मेरे दोस्त वे सारे वीडियो दिखाया करते थे। मेरी जिंदगी यूं ही गुजरने लगी। अब मैं रोज यही सब करता था और मेरा ध्यान अपने माँ बाप से ऊपर भी जा चुका था। मुझे अपने माँ बाप और बहनों की अब बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। संडे के दिन भी मेरे दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेरे फ्लैट पर आ जाते और फिर सब खूब मजे करते। उन सबको देखकर मेरे भी तन में अब आग सी लगने लगी थी। मेरा भी अब बहुत मन करता था कि आज मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड हो और मैं भी उन्हीं के साथ इन्हीं पलों को गुजारूं। मेरे दोस्त अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड के दोस्त के साथ मेरा चक्कर चलाने की भी कोशिश किया करते थे, लेकिन मुझे उनमें से कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आती थी। मैं हमेशा हर महीने के पैसे अपने माँ बाप के खाते में डाल देता, लेकिन मैं उनसे कोई भी बातचीत नहीं करता था और शहर में आकर मैं इसी जिंदगी में पूरी तरह से डूब चुका था। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरी जिंदगी मुझे उस मोड़ पर ले जाएगी जहाँ सब कुछ बदल जाएगा। एक रात में दारू पी के घर वापस आया और घर का दरवाजा अंदर से लॉक करना भूल गया। मैं नशे से चूर होकर बिस्तर पर गिर गया। मुझे कोई होश ही नहीं रहा। लेकिन फिर अचानक रात के 2 बजे मुझे किचन में बर्तनों के गिरने की आवाज सुनाई दी। मैं अचानक उठा और सोचने लगा कि आखिर आवाज कहाँ से आ रही है। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था क्योंकि अब नशा भी मेरा पूरा उतर चुका था। मुझे अब लगने लगा था कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है। जब मैं धीरे धीरे किचन की तरफ गया तो सामने चोर को चोरी करते हुए देखा। उसने अपना चेहरा कपड़े से बांधा हुआ था और घर की लाइट भी ऑफ थी, जिसकी वजह से मैं उसे अच्छे तरीके से देख नहीं पा रहा था। मैं चुपके से पीछे जाकर खड़ा हो गया और जाकर उसको अच्छे से पकड़ लिया। वह भी अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके चेहरे पर पड़े नकाब को हटा दिया और जैसे ही मैंने उस चोर को देखा तो मैं पूरा चौंक कर रह गया। मेरे पूरे होश उड़ चुके थे जब मैंने देखा कि वह एक लड़की थी। वह लड़की मुझसे अपना हाथ छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं बस उसे देखता ही जा रहा था। जब उस लड़की ने अपने आप को बचाने के लिए मेरे पाँव पर अपना पाँव मारा तो मैंने अचानक ही उसका हाथ छोड़ दिया। मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर वह मुझसे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे पुलिस से मत पकड़वाना। और यह कहते हुए वह खूब जोरों से रोने लगी। उस लड़की का रोना देखकर मैंने तुरंत उसे सोफे पर बैठाया और मैंने कहा कि तुम घर के अंदर कैसे आई। तो वह मुझे कहने लगी कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और मुझे भूख लग रही थी, जिसकी वजह से मैं चुपचाप घर के अंदर दाखिल हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप घर में हैं, नहीं तो मैं कभी भी नहीं आती। यह सुनकर मैंने उससे कहा कि तुम दिखने में तो ठीक ठाक लगती हो, किसी भी एंगल से तुम चोर तो नहीं लगती। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुम्हें यह काम करना पड़ा। वह मुझसे कहने लगी कि वह मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन अभी मुझे एक दूध के पैकेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगी। यह सुनकर मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी मदद तो ज़रूर कर दूंगा, लेकिन तुम रहती कहाँ हो। परंतु मुझे उस लड़की ने कुछ नहीं बताया और उसके हाथ में दूध का पैकेट पहले से ही पड़ा था जो वह चुराने के लिए यहाँ पर आई थी, और वह पैकेट को पकड़कर तुरंत घर से भाग गई। मैं भी पीछे ही जाने लगा, लेकिन पता नहीं अचानक वह लड़की कहाँ गायब हो गई। मैंने घर का दरवाज़ा लॉक किया और वापस अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में जाकर उस लड़की के बारे में सोचने लगा। आज पहली बार किसी लड़की को देखकर मेरे दिल में जज्बात उठने लगे थे। मुझे कोई लड़की पसंद आई थी, लेकिन आखिर वह लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी और कहाँ गई, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं बहुत ही ज़्यादा मासूम हो गया था और यही सोचते सोचते कब आँख लग गई मुझे कुछ नहीं पता चला।
सुबह उठकर मैं फिर ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस जाकर मेरे दोस्तों ने आज मुझे फिर दारू पिलाने की बात की, लेकिन मैंने उनकी बात को इनकार कर दिया, चुपचाप घर आ गया। घर आने के बाद मैंने देखा कि वह लड़की फिर से मेरे घर के दरवाजे पर बैठी रो रही थी। उसे देखकर मैं अचानक उसके पास गया और मैंने उससे कहा कि तुम्हें आज क्या हुआ? कल तो तुम भाग गई थी ना। वह मेरे हाथ जोड़कर कहने लगी कि मुझे एक पैकेट दूध की जरूरत है, आप मेरी मदद कर देंगे तो भगवान आपका बहुत भला करेगा। यह सुनकर मैंने उसे आगे से कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर के अंदर ले गया और मैंने दरवाजे को भी अंदर से लॉक कर दिया था। फिर मैंने उसे सोफे पर बैठाया और आराम से उससे बातें करने लगा। मैंने कहा कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे जब तक बताओगी नहीं तो मैं कैसे तुम्हारी मदद करूँगा और कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी परेशानी क्या है। लेकिन वह लड़की थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। शायद उसे मुझ पर विश्वास नहीं था। मैं उसे विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि वह मुझ पर भरोसा कर सकती है। फिर थोड़ी देर के बाद वह लड़की मुझे कहने लगी कि मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मेरा एक भाई था जो कि हम 2 बहनों से बड़ा था। मेरी एक बहन विधवा औरत है और मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे माँ बाप ने भाई के पीछे सारी जमीन जायदाद बेचकर उसे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया ताकि वह हम सब की जरूरतों को पूरा कर सके। जब तक वह हमारे साथ था तब तक तो ठीक रहा, लेकिन जब काम के सिलसिले में शहर चला गया तो वहां जाकर वह बिगड़ गया। वह पूरी रात नशा करने लगा और उसने एक बार भी मुड़कर अपने माँ बाप को नहीं देखा और ना ही हम दोनों बहनों को। मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े हो चुके हैं और वह इस उम्र में काम नहीं कर सकते। मेरी बहन का बेटा भी छोटा है, उसे दूध की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है और मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं कहीं से जाकर खरीद लूं। मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूं कि बाहर जाकर कोई नौकरी कर लूं। मैं परेशान होकर लोगों के आगे भीख भी मांगने गई, लेकिन लोग मुझे गलत निगाहों से देखने लगे। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं रात को किसी के घर जाकर दूध का पैकेट चुरा लूंगी, लेकिन कल रात आपके घर जाकर मैं पकड़ी गई और आज फिर मुझे दूध के पैकेट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी बहन का बेटा सुबह से भूखा है और वह बहुत ज़ोरों से रो रहा है। मेरी बहन की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए वह उसे अपना दूध नहीं पिला सकती। अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगी। इस सारी कहानी को सुनकर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने उसे किचन में जाकर दूध के पैकेट निकाल कर दिए और कहा कि तुम्हारे 3-4 दिन के लिए तो हो ही जाएंगे और तुम्हें आगे से परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे ज़रूर बता देना। यह सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह चुपचाप उन पैकेट को लेकर अपने घर की तरफ चली गई। लेकिन आज मैंने उस लड़की का पीछा किया। मैंने सोचा कि मैं जाकर देखूं तो सही कि यह लड़की सच बोल रही है या फिर झूठ। फिर वह गई भी, जहां पर उसके मम्मी पापा बिस्तर पर लेटे हुए थे। वे लोग बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके थे। उनकी बहन का बेटा भी घर में जोरों से रो रहा था। देखने से तो ऐसा ही लग रहा था कि उन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। यह सब देखकर मैं वापस अपने घर आ गया और घर आकर मैं मन ही मन सोचने लगा कि कितने माँ बाप अपने लड़कों को पढ़ाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी औलाद उन्हें आखिर में आकर धोखा ही दे जाती है। और कहीं ना कहीं मैंने भी तो अपने माँ बाप को धोखा दिया था। मैं भी जब शहर आया था तो दारू के नशे में इतना धुत था कि मैंने अपने माँ बाप से बात करनी भी छोड़ दी। मुझे मेरी गलती का एहसास होने लगा था। इसी वजह से मैंने तुरंत फ़ोन निकाला और अपने घर पर फ़ोन किया। मैंने अपने माँ बाप से माफ़ी भी मांगी और कहा कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा और आपकी बहू को लेकर। यह सुनकर मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि क्या तुमने शादी कर ली? मैंने कहा कि नहीं माँ, मैं भी आपको बता रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद ज़रूर कर लूँगा। माँ मुझे कहने लगी कि अगर तू चाहे तो हम लड़की वालों के घर चलते हैं और उनसे लड़के का हाथ मांग लेते हैं। लेकिन मैंने कहा कि माँ, इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जल्द ही उस लड़की से मिलवा भी दूंगा। यह कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे आगे क्या करना है। मैं बीते हुए पलों को वापस नहीं ला सकता था, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहता था और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत भी करना चाहता था।
इस वजह से सुबह उठकर मैं उस लड़की के घर चला गया और जब उस लड़की की दीदी ने दरवाज़ा खोला तो वह लड़की पीछे ही खड़ी थी और मुझे देखकर चौंक गई। मैंने उस लड़की के घर के लिए काफ़ी सारा सामान भी लिया था। वह सारा सामान मैंने घर के अंदर दाखिल होते ही साइड टेबल पर रख दिया। उस लड़की के माँ बाप मुझे हैरानी भरी नज़रों से देखने लगे। मैंने उनके पैर छूते हुए कहा कि मुझे पता है आप लोग मुझे नहीं जानते। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपकी लड़की का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। यह सुनकर वे लोग कहने लगे कि पहली बात तो हम तुम्हें नहीं जानते और दूसरी बात तुम हमारे घर की हालत देख ही रहे हो, तो तुम हमारी बेटी के साथ शादी क्यों करना चाहते हो। मैंने उस लड़की के पिता को हम दोनों की मुलाकात की सारी बातें बता दी। यह सुनकर वे बहुत दुखी हुए। कहने लगे कि हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। अगर हमारा खुद का बेटा ऐसा ना करता तो शायद मेरी बेटी की भी ऐसी नौबत नहीं आती। यह सुनकर मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि आपको अब ज़्यादा निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी परेशानियों का हल निकालना चाहता हूँ। इस वजह से मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। आप मुझे भी अपना बेटा समझ सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि वह कुछ देर अपनी फैमिली के साथ बातें करेंगे, फिर उसके बाद ही मुझे कुछ जवाब देंगे। मैंने उनके घर के बाहर दरवाजे पर खड़ा रहा। फिर आधे घंटे की बातचीत के बाद उन लोगों ने मुझे शादी के लिए हाँ कर दी और कहा कि हम शादी धूमधाम से तो नहीं कर सकते। यह सुनकर मैंने उन्हें कहा कि आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। फिर उसी दिन शाम को मंदिर में जाकर हम दोनों ने शादी कर दी और मैं उस लड़की को लेकर अपने घर आ गया। फिर रात को वह लड़की घूंघट ओढ़ के कमरे में बैठी हुई थी। उसके दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वह थोड़ी बेचैन लग रही थी। मैं उसके बगल में जाकर बैठ गया और मैंने उससे कहा कि तुम्हें और ज़्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जब मंजूरी होगी मैं तभी तुम्हें हाथ लगाऊंगा। फिर वह मुझसे कहने लगी कि आप मुझसे शादी मेरी मदद के लिए की है। फिर मैं उसकी बातों का मतलब अच्छे से समझ चुका था। इस वजह से मैंने तुरंत कहा कि नहीं नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था। पहली ही नज़र में तुम्हें दिल ले बैठा था। इस वजह से मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की थी। मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद ऐसे करूँगा तो तुम मुझे इनकार कर देती और अब मैं तुम्हारा पति बन गया तो तुम्हें मेरी मदद लेने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मैं तुम्हारे परिवार की मदद करना चाहता हूँ। यह सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह मुझे कहने लगी कि आप इतने अच्छे इंसान हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर वह मेरे सीने से लग गई और फिर हमारे बीच वही हुआ जिसका इंतज़ार मुझे लंबे समय से था। सुबह मैं वापस उसे अपने साथ गांव ले गया और गांव में आकर मैंने अपनी मम्मी पापा से भी उसे मिलवाया। मम्मी पापा उस लड़की को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। वह भी मुझसे कहने लगी कि तुमने तो लड़की हीरे जैसी चुनी है। अब मैं अपनी मम्मी पापा का और अपने सास ससुर का भी अच्छे से ख्याल रखने लगा था और इन सब की ज़रूरतों को पूरा करने लगा और यह सभी लोग आपस में बहुत ज़्यादा खुश थे। अब हमारी शादी को 1 साल हो चुका और मेरी पत्नी ने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम हमने कृष्णा रखा था।